हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 20 मार्च को होने वाले विज्ञान के पेपर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में हम अपने 1 से 4 तक जो पार्ट है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के, उनके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है वो अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ अगर बचे हैं तो वो आपको यूँ चैप्टर्स में मिलते रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अपने एमसीक्यूज यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न, उनका एक वीडियो अपलोड किया है लगभग 1 घंटे और वो 8 मिनट का है, ठीक है। उसमें जितने भी छोटे प्रश्न बनते हैं अपने 13 चैप्टर से, ठीक है ना, अपने 13 चैप्टर, उनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे उसके अंदर हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से 100% आपके 20 नंबर के क्वेश्चन बनने तय हैं, ठीक है ना। एमसीक्यूज में बने, चाहे आपके फिल इन द ब्लैंक्स में वहाँ से सवाल उठा सकते हैं, ठीक है, या फिर 1 नंबर का सवाल भी जो आपसे पूछा जाएगा वहाँ से पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फिर अपने रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन बनते हैं 7 चैप्टर से, ठीक है ना, 7 फिल इन द ब्लैंक्स आएगा रिक्त स्थान वाले, सातों चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसमें हम रसायन विज्ञान की बात करेंगे, इसमें आपको लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है अपना, उस गैस का नाम बताइए जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। उसे हाइड्रोजन। कौन सी गैस है वो? हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन सारे लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे अपलोड कर दिए, तो इस वीडियो में वो वापस दोबारा शामिल नहीं किए हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, फिर है हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ये कहलाता है अपचयन। और एक होता है अपने उपचयन, उसमें क्या होता है, उसके अंदर अपने ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो उसमें ऐड होगी और H2 यानी हाइड्रोजन उसमें निकलेगी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, माइनस होगी या कम होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, और इस अभिक्रिया को जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होते हैं उसे रेडॉक्स कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं अपने पास, ठीक है, लिखा हुआ नीचे पढ़ लेंगे। देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर यह काला क्यों पड़ जाता है? क्योंकि उसका क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कर लेता है और उपचयन उसका हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ठीक है। चलिए इसमें भी ये भी ध्यान रखिएगा का श्वेत श्याम फोटोग्राफी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो AgBr का, ठीक है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ऐसे बीच में शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बताते रहेंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर है अपना थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जो आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो बड़ा ही सिंपल सा है, क्योंकि अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाएंगे उससे पहले साफ इसलिए करेंगे क्योंकि वायु में खुला पड़ा है ना, कौन? मैग्नीशियम, Mg। वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है, ठीक है ना। Mg तो खुला पड़ा है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, MgO, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको संतुलित कर लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इसके आगे हमने 2 लगा दिया, ठीक है। और यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 तो संतुलित है, और ये 2 है तो इसके आगे भी 2 लगा दीजिए, संतुलित हो गया। तो ये मैग्नीशियम पड़ा है, वायु के संपर्क में आया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब जिसके कारण इसे जलेगा नहीं ये मैग्नीशियम, ठीक है, और नहीं जलेगा इसलिए इसको पहले साफ किया जाता है, ठीक है, ताकि ये आराम से जल जाए, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि श्वसन अभिक्रिया कैसी है, तो ऊष्माक्षेपी है, ठीक है। और कहते क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा यानी ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसको हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है ना। फिर है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हमसे सीधा यही पूछ सकते हैं कि एक अवक्षेप का नाम भी बताइए, ठीक है ना। तो आंसर लिखेंगे, जब दो क्रियाकारकों यानी अभिकारकों, ये दो क्रियाकारक अभिकारक है अपने, ठीक है, को विलयन को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है ना, तो एक अविलय ठोस उत्पाद बनता है। ये अविलय ठोस उत्पाद है जो पानी में घुलेगा नहीं, ठीक है ना। और उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को हम अवक्षेपण कहते हैं, ठीक है। देखिए बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, जब इनकी आपस में अभिक्रिया करवाई तो बेरियम सल्फेट बना, ये क्या कहलाता है, ये अवक्षेप कहलाएगा, और एक सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है ना। तो आपको ये परिभाषा, ठीक है, और ये एक अभिक्रिया याद कर लेनी है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है क्वेश्चन, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं? ये तो एक पूछा, नहीं तो सीधा हमसे पूछ सकते हैं कि जो नाइट्रोजन से युक्त करने का कारण क्या है, मतलब विकृत गंधिता क्या होती है, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, लंबे समय तक रहने से वो उपचयित हो जाते हैं,
जिनसे उनका स्वाद और गंध दोनों विकृत हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। ठीक है, इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। और इसमें अगर हम नाइट्रोजन डाल दें जो कि कम अभिक्रियाशील होती है, नाइट्रोजन क्या है, अभिक्रियाशील कम होती है, कम सक्रिय गैस होती है, जिसके कारण उनका उपचयन नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए वो लंबे समय तक खराब भी नहीं होते हैं, चिप्स वगैरह। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाएंगे। देखिए यहाँ पे दो है और एक ही उत्पाद बनाया, इसे हम संयोजन कहते हैं। और जब एकल उत्पाद मिलके दो उत्पाद बनाता है, मतलब एकल उत्पाद से दो उत्पाद बन जाते हैं, तो हमेशा उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, मतलब एक अभिकारक है अपने पास और उसने दो उत्पाद बना दिए। ठीक है, उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके उदाहरण याद रखिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, इन्होंने क्या बना दिया अपने, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर है, जल है, तो इससे क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ध्यान रखिए, इसे हम कहते हैं बिना बुझा चूना। ठीक है, इसके अंदर हमने ये पानी डाला तो चूना बुझ गया, तो इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा चूना है और ये जल है। ठीक है ना, तो इसको भी याद रखिएगा, सीधा सा पूछा जा सकता है सवाल, बिना बुझा चूने का सूत्र लिखिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है ना, और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपको याद करना, याद भी रह जाएगा, भूलोगे भी नहीं, और एक अपने संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी हो गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, समीकरण दीजिए। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिक्रिया का उपचयन और दूसरे का क्या हो, अपचयन होता है, उसे हम रेडॉक्स यानी उपापचयन, ये भी वर्ड आ सकता है कि उपापचयन। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपापचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जैसे देखिए, आयरन के साथ ऑक्सीजन है यहाँ, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ निकल गई। ठीक है, लेकिन यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है ना, ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ अभी ऑक्सीजन एक एटम है, लेकिन यहाँ पे दो हो गए, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसमें से ऑक्सीजन निकली और इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई। ठीक है ना, तो दोनों काम साथ में हो रहे हैं, उपचयन और अपचयन, इसलिए इसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे शब्दों में रेडॉक्स को हम क्या कह सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है ना, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आलू के चिप्स निर्माता जो होते हैं, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन क्यों भरते हैं, हम ऊपर बात कर चुके हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को हटा देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर देती है, उपचयन कर देती है। ठीक है ना, और नाइट्रोजन कम अभिक्रियाशील गैस होती है, जिससे चिप्स उपचयित न होकर खराब नहीं होते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा है कि संतुलित समीकरण दीजिए। तो देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया बनाते हैं। तो देखिए, ये नाइट्रोजन है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती तो ध्यान रखिए, जो गैसें हैं ना उसके नीचे हमेशा टू लगा दीजिए। ठीक है ना, जैसे N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो देखिए क्या बोला, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों गैसें हैं, संयोग करके अमोनिया बना रही है, NH3, अमोनिया होता है NH3। अब इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे अपने हाइड्रोजन यहाँ पे दो है। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे एक है और नाइट्रोजन यहाँ पे दो है, तो इसके आगे दो लगा दीजिए। नाइट्रोजन ये पूरा बैलेंस बराबर संतुलित। हाइड्रोजन देखिए तीन ये पड़े और दो आगे लगा, इनके तीन दूनी छः हो गया, तो इसके आगे लगा दीजिए तीन, ये संतुलित। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया लिख देंगे। ठीक है, अगला है अपना कि हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, इसकी अभिक्रिया दहन करवाते हैं जब हम वायु में। ठीक है ना, तो वायु में दहन करवाएंगे तो ऑक्सीजन होगी, और तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है अपने, SO2, ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में यहाँ तीन लगता है। ठीक है ना, तो सल्फर ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, और जल भी बनेगा, तो H2O, ये चीज़ें बनेगी। ठीक है ना, तो देखिए याद रखना पड़ेगा आपको कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, अभिक्रिया किसके साथ हुई, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना, अभिक्रिया होने पे क्या बनेगा, सल्फर, एक तो बोला कि जल बनेगा, यहाँ पे बोला है जल बनेगा, ये जल बन गया, और एक बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसको संतुलित भी कर दीजिए। ठीक है ना, संतुलित करना ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है, यहाँ पे संतुलित अभिक्रिया आपने लिखी हुई है। ठीक है ना, अगला देखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। तो देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 ऐसे इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये 4 बड़ा लिख दिया, यहाँ पे ऐसे लिखना था। ठीक है ना, फिर इसकी अभिक्रिया किसके साथ, बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ। ठीक है ना, तो क्या बना, एक तो बना एल्यूमिनियम AlCl3। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना एक, और एक बना बेरियम सल्फेट अवक्षेप बना। ठीक है ना,
तो ये आपको ध्यान रखना है। और संतुलित करने के लिए एल्यूमिनियम यहाँ 2 है तो इसके आगे 2 लगा दीजिए, ठीक है। बेरियम यहाँ पे 4 सल्फर और यहाँ पे SO4 है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 3 लगा देंगे और यहाँ पे भी 3 लगा देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा अपनी बैलेंस अभिक्रिया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है अपनी पोटेशियम धातु का जल से अभिक्रिया। पोटेशियम यानी के, अभिक्रिया किससे, जल से, H2O से, ठीक है। फिर क्या बना कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ बन गई है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा। अब बैलेंस करना है तो बैलेंस आप आराम से कर सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है ना। और अपने पोटेशियम यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसमें बैलेंस करने के लिए 2 आगे, अच्छा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर देंगे अपने 2, ठीक है। इस प्रकार से बैलेंस भी कर देंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या है और अभिक्रिया के लिए समीकरण भी लिखिए, ठीक है। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब, एक जो ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है वो दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्वों को हटा देता है और उसकी जगह बैठ जाता है। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। बस इतना याद रखना है कि इसमें क्या होता है, ये आयरन जो अधिक अभिक्रियाशील है इस कॉपर को सल्फेट के साथ से हटा देगा। कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है, ठीक है, विलयन है, तो इसमें से ये इसको हटा के आयरन यहाँ बैठ जाएगा सल्फेट के साथ और कॉपर को बाहर निकाल देगा। ये तो हो गया अपना विस्थापन, ठीक है। जबकि द्विविस्थापन में आयनों का एक्सचेंज होता है, दोनों ही बदल जाते हैं। जैसे Na2SO4 है, यहाँ पे अपने BaSO4 बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, ठीक है, सोडियम सल्फेट से। और बेरियम क्लोराइड का बन गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ पे NaC ऐसे बड़ा लिखना है C, ठीक है ना, C छोटा यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने pH मान, ठीक है ना। तो देखिए, वर्षा जल का pH मान कितना होता है, तो बड़ा ही सिंपल है, 5.6 से कम होता है तब उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। अब pH स्केल को समझ लीजिए, एक तो ये 0 से स्टार्ट होती है और 14 यानी 14 तक होती है, ठीक है। जो जितना ज़्यादा अम्लीय होगा ना, उसमें हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। और जिसमें OH माइनस आयन ज़्यादा होंगे वो होगा क्षारीय होगा, ठीक है ना। इस साइड जो है अपनी प्रकृति घटती जाती है और क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, अम्लीय घटती है, और अम्लीय प्रकृति इस साइड अपने बढ़ती है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। pH स्केल का सिंपल सा डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कौन सा पदार्थ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, MCQs किया था तब भी हमने इसके बारे में बात की थी, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, वृंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा इसको, बड़ा ही अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन होते हैं, तो जलीय विलयन में क्षारक जितने भी होते हैं उनमें OH माइनस आयन होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है, तो हम जानते हैं अम्ल जो होते हैं, अम्ल ऐसे याद रखेंगे अनिल से, ठीक है ना, अनिल। तो अम्ल जो होते हैं लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देते हैं। तो देखो, अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तो पहचान हो जाएगी कि वो अम्ल है, ठीक है ना। अच्छा, उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अम्ल और क्षार के जलीय विलयन आपस में क्रिया करके जब लवण और जल बनाते हैं, कौन कौन, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे और लवण और जल बनाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल है, क्या, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं उसे हम उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। अब हमसे उदाहरण भी पूछा जा सकता है, तो एक उदाहरण भी हम लिख देते हैं, ठीक है, क्या, कि HCl, ये क्या अपना अम्ल है, इसके साथ एक क्षार मिला देते हैं हम, है ना, इधर लिख देते हैं HCl, इसके साथ अगर हमने एक ये अम्ल लिख दिया, अब क्षार, क्षार क्या है, NaOH, इसको मिलाया तो बनेगा क्या, एक तो लवण बनेगा, क्या लवण, NaCl लवण बना और पानी भी बनेगा H2O, ठीक है ना। तो ये अपने एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या उदाहरण हो गया, याद रख लीजिएगा इसको। क्या, अम्ल की अभिक्रिया जब क्षार से करवाई जाती है तो एक लवण बनता है और एक जल बनता है, ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, इसके अंदर आपको ये अपने MCQs में बात कर चुके हैं, लेकिन हल्की सी बात, एक बार कुछ वहाँ पे पॉइंट रह गए हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ से नहीं थे, तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, सिरका
सिरके में होता है अपने एसिटिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक, ठीक है, नींबू में भी सिट्रिक होता है, दोनों में ध्यान रखना, संतरा और नींबू दोनों में सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। इमली में होता है अपने टार्ट्रिक, ठीक है, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक, ठीक है ना। और खट्टा दूध हो या दही हो, दोनों में लैक्टिक ही होता है। दूध खट्टा हो गया और या दही है तो दोनों में लैक्टिक होगा, ठीक है। चींटी का डंक हो या अपने नेटल डंक हो, इन दोनों में मेथेनोइक या इसको दूसरा नाम होता है अपने फार्मिक, ठीक है ना, याद रखना फार्मिक अम्ल, ठीक है ना। तो ये कहाँ होता है, ये अपने चींटी या नेटल के डंक में होता है फार्मिक अम्ल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? तो करने का विशेष कारण है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन H+ आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं। सिंपल सा आंसर है क्या, जो भी H+ आयन मतलब H+ आयन या OH- आयन देगा वहां पे विद्युत का प्रवाह होगा, क्योंकि ये विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। इसलिए अम्ल और क्षार दोनों ही विद्युत का चालन करते हैं। तो अम्ल क्यों करता है, क्योंकि उसमें H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है ना। अगला है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ध्यान रखिए, जल को है ना अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। आपने परख नली ले ली, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अम्ल को जल में मिलाएंगे। ये जल भरा हुआ है, इसके अंदर हम ऊपर से अम्ल डालेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमने परख नली इसमें अम्ल भर दिया और पानी ऊपर से डाल रहे हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। पानी नहीं डालना है ऊपर से, तो क्या करना है, अम्ल ऊपर से। क्यों, उसका विशेष कारण होता है, जब पानी के साथ अपने अम्ल क्रिया करते हैं तो ये अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। कहने का मतलब विध्वंसक हो सकती है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, जिसके कारण कि कुछ विस्फोट भी हो सकता है। इसलिए अम्ल धीरे धीरे इस परख नली के सहारे डाला जाता है और थोड़ा फिर थोड़ा इसमें मिलाया, फिर इस परख नली से जल को उससे अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और परख नली फट भी सकती है, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे मिलाया जाता है और पानी के अंदर अम्ल मिलाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है, ताजे दूध का पीएच 6 होता है, ठीक है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तित होगा, तो ध्यान दीजिए कि ताजे दूध का पीएच कितना, 6 है। लेकिन अगर दूध का पीएच दही बनने पर पीएच क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कारण क्या है कि उसमें अम्ल ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए, पीएच अभी क्या है, पीएच स्केल पे आते हैं वापस, देखिए ये पीएच स्केल है। अभी मान लीजिए यहाँ पे है अपने 6, ठीक है, शुद्ध दूध का, ठीक है ना, जो अपने दूध है उसका पीएच अभी 6 है। अब इसमें क्या है, हम दही बना रहे हैं, तो दही बना रहे हैं तो इसका पीएच मान इधर चला जाएगा, मतलब इसकी अम्लता प्रकृति बढ़ जाएगी, ठीक है। और खट्टे दूध और दही में कौन सा होता है, अपने हमने अभी बात की थी, कौन सा, लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसके पीएच का मान बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी बढ़ जाएगी। देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे, कि इधर बढ़ने पर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो रहे हैं, ये देखो ज़्यादा हिस्सा है, ठीक है ना, और इधर धीरे 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 कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, आर्द्र रोधी। आर्द्र मतलब कहने का मतलब हो गया जहाँ हवा नहीं जाए, ठीक है, हवा जाए तो नम हवा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और जल से दूर रखा जाता है। ऐसा क्यों, समीकरण सहित लिखिए। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता ग्राही या आर्द्रता या नमी वाले या जल वाष्प से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब इसको आर्द्रता में लाते हैं, मतलब जो हड्डी वड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर ऑफ पीओपी लगाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाते हैं तो कठोर हो जाता है एकदम, ठीक है। और इसे बचाने के लिए आर्द्रता रोधी में इसलिए रखा जाता है ताकि उसका जहाँ जरूरत हो वहाँ पे उपयोग कर सकें। जैसे देखिए अपने पास ये पीओपी है, ठीक है ना, ये पीओपी है। अब इसके ऊपर हमने डेड अणु है वो पानी मिला दिया, तो अपने क्या बन गया, जिप्सम बन गया, और ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो CaSO4, आपको ये सूत्र भी याद रखना है, ठीक है ना। ये अपने POPN प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया क्या, CaSO4 डॉट हाफ H2O, आधा जल का अणु होता है, ठीक है। अगर उसके अंदर हम डेड जल का अणु मिला दें तो 2 जल के अणु मिल जाएंगे और क्या बनेगा, CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। और ये होता है जिप्सम का, तो जिप्सम का सूत्र भी याद रखना और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसका रीज़न ये है कि आजकल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सीधे हूबहू किताब से उठा के नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इम्प्रोवाइज करेगा, आपका नॉलेज कितना, आपने क्या समझा उसके आधार पे पूछते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, यदि घर पर आपकी माता जी केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो आपको उत्तर देना है, यह केक के स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करेगा और क्यों करेगा, ठीक है ना। क्या बेकिंग पाउडर का प्रयोग नहीं करके बेकिंग सोडा डाल दिया तो क्या होगा, तो पहला देखिए,
गर्म करने पर जो बेकिंग सोडा होता है ना वो धावन सोडे में चेंज हो जाता है। अगर हम बेकिंग सोडे को गर्म करेंगे तो वो धावन सोडा वॉशिंग सोडे में बदल जाएगा, जिससे अपने केक है वो स्वाद में कड़वा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का उत्तर हो गया। दूसरा देखिए, बेकिंग सोडे को किस प्रकार हम बेकिंग पाउडर में बदल सकते हैं? तो ये भी बड़ा ही सिंपल है। कैसे? कि बेकिंग सोडे को उपयुक्त मात्रा में टार्ट्रिक अम्ल मिलाने से वो बेकिंग सोडे में बेकिंग सोडा है जो बेकिंग पाउडर में बदल जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडे में अगर हमने टार्ट्रिक अम्ल मिलाया तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने, टार्ट्रिक अम्ल को बेकिंग सोडे में मिलाने से क्या महत्व है? अगर हम टार्ट्रिक अम्ल और बेकिंग सोडे को मिलाते हैं तो क्या होता है? तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे। टार्ट्रिक एसिड बेकिंग सोडे के साथ गर्म करने पर धावन सोडा से अभिक्रिया करके उदासीन कर देता है। इस कारण केक का स्वाद कड़वा नहीं होता है। तो केक का स्वाद कड़वापन बचाने के लिए भी ये प्रोसेस हम अपनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, टार्ट्रिक अम्ल होता है वो उसको पकाते समय बेकिंग सोडे के साथ गर्म करते हैं। ठीक है ना? अगला देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, उदाहरण द्वारा समझाना है, और गैस की उपस्थिति की जांच भी आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है ना? छोटे बड़े वन लाइनर रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो क्या है कि जब भी धातु के साथ अम्ल क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, फिक्स है। तो देखिए ये अपने धातु है, कौन है? जिंक है। उसके साथ हमने अभिक्रिया कराई H2SO4। ठीक है ना? तो इसकी जब अभिक्रिया कराई तो अपने पास एक तो लवण बना, ठीक है ना, जिंक सल्फेट बना, और एक हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से अपने एक अभिक्रिया हो गई। ठीक है ना? उदाहरण मिल गया। अब पूछा है कि आप जांच कैसे करोगे? तो जब हम जलती हुई तीली इस गैस के पास ले जाते हैं, जो ये गैस निकल रही है, तो ये फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है ना? फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, इसका मतलब ये गैस कौन सी? अपनी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे, या इनमें हम अंतर कैसे करेंगे कि कौन सा बेकिंग सोडा और कौन सा धावन सोडा है? तो देखिए, बेकिंग पाउडर यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका सूत्र ये होता है, कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जबकि अपने सोडा, कौन सा सोडा? सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये होता है Na2। ठीक है ना? यहाँ N2 नहीं है, यहाँ Na2 है ना, Na2। ठीक है, ये कर दीजिएगा। Na2CO3.10H2 ये होता है अपने कौन सा? ये होता है अपने धावन सोडा। ठीक है ना? ये बेकिंग सोडा है और ये धावन सोडा है। ठीक है ना? अब गर्म करने पर बेकिंग पाउडर जो अपना ये है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है ना? याद रख लीजिएगा कि बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, और जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इसका मतलब ये कौन सा हुआ? अपना बेकिंग पाउडर हुआ। लेकिन धावन सोडा के साथ ऐसी विक्रिया नहीं होती है। इसमें क्या होता है, ये जो गर्म करने पर क्या होगा, ये जो क्रिस्टलन का जल है ना, जिसमें क्रिस्टलन के 10 अणु हैं, जो आगे 10 लिखा है, ये क्रिस्टलन के जल अणु ना, ये जल निकल जाता है बस। ये पानी जो होता है भाप बन के उड़ जाता है, बस इतना ही होता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार उत्पादित करते हैं। इसी को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, या क्लोर एल्कली रिएक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अगर आपको परिभाषा समझ नहीं आई तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। कैसे? देखिए, ये होता है अपने NaCl, सोडियम क्लोराइड है NaCl। ठीक है, ये अपना जल H2O पानी। ठीक है ना? और ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं ब्राइन। याद रख लीजिएगा, क्या कहते हैं? ब्राइन। ठीक है ना? ब्राइन कहते हैं किसको? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को ब्राइन कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये अपने हैं ब्राइन। अब इसकी जब हमने अभिक्रिया करवाई, जब इसके अंदर हमने जब विद्युत प्रवाहित करवाई, यहाँ पे क्या हमने विद्युत प्रवाहित करवाई है। ठीक है, तो ये एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये क्या होता है? अपने क्षार होता है। ठीक है, एक क्लोरीन गैस बनेगी, इसलिए इसका नाम क्लोर रख दिया, क्लोरीन गैस के, और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पे क्योंकि एक क्षार बन रहा है, एक क्लोर बन रहा है, इसी कारण इसको हम क्लोर क्षार अभिक्रिया या क्लोर एल्कली रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनता है, एक क्लोरीन गैस बनती है, इसी कारण हम इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? अब इसमें आपको एक हल्का सा ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें जो अपने क्लोरीन है वो कहाँ जमा होता है? तो क्लोरीन देखिए, क्लोरीन किस साइड निकलेगी? जहाँ एनोड होगा।
प्लस की साइड, और अपने हाइड्रोजन किस साइड निकलेगी, कैथोड, जहाँ माइनस होगा। ध्यान रखिए हाइड्रोजन होते हैं ना इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, इसके ऊपर प्लस होता है, ठीक है ना, तो ये माइनस की तरफ से निकलेगी। और अपने क्लोरीन क्या होता है, इसके ऊपर माइनस, ये क्योंकि इसकी वैलेंसी संयोजकता -1 होती है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये प्लस की साइड से निकलेगी, ठीक है ना, तो ये याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। धोने का सोडा और बेकिंग सोडे में दो प्रमुख अंतर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। धोने का सोडा, ठीक है, जिसका हम कांच, साबुन और कागज उद्योग में करते हैं और घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं। वहीं पे बेकिंग सोडा का बेकरी में करते हैं, ठीक है, खाना बनाने में उपयोग होता है इसका। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपसे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, कहीं से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या कि इसका जो सोडा होता है अपने, कौन सा, बेकिंग सोडा, इसका अग्निशामक यानी फायर ब्रिगेड होती है उसमें इसका, फायर एक्सटिंग्विशर उसमें इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जो घर में होते हैं आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें अपने बेकिंग सोडा होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं अपने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इनको आपको छांटना है, ठीक है ना, कौन सा प्रबल है और कौन सा दुर्बल है, ठीक है ना। पहले तो आप समझते हैं क्या, इनकी परिभाषा बताइए फिर छांटिए। तो देखिए प्रबल अम्ल वो होता है जिसमें H+ आयन या H2 O+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल कहलाते हैं, जिसमें अधिक संख्या में हो H+ आयन, ठीक है। प्रबल कौन होगा, जिसमें H+ आयन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होंगे, वो प्रबल होगा, ठीक है। और दुर्बल कौन होगा, जिसमें H+ आयन कम होंगे, ठीक है। अब इनमें छांटने का क्या तरीका, तो इनको सिंपल से याद रख लो। जिनका उपयोग हम करते हैं वो नॉर्मली अपने प्रबल अम्ल नहीं होते हैं, ठीक है ना। हम उपयोग करते हैं दुर्बल अम्लों का, प्रबल अम्ल हम उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये अपने पेट में पाया जाता है, बहुत ही खतरनाक, ठीक है ना, 1.2 pH होता है इसका, ठीक है ना। फिर अपने सल्फ्यूरिक अम्ल, ये गाड़ियों के बैटरियों वगैरह में आता है। नाइट्रिक अम्ल जो अपने HCl, अपने कौन HCl, और अपने जिसको NHO3, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ HNO3, ठीक है ना। ये अपने एक्वारेजिया बनाने में काम में आता है, ठीक है ना, यहाँ पे H है, ठीक है ना। इसका 3:1 यूज़ करते हैं हम, इसका 3 लेते हैं, इसका क्योंकि ये 3 है तो इसका 1 पॉइंट ही लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अनुपात लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्रबल हो गए, ठीक है ना। और दूसरे दुर्बल कैसे याद रखेंगे, सिट्रिक अपने नींबू में होता है, फार्मिक चींटी काट लेते तो कौन सी मौत होती, मौत नहीं होती, ठीक है। एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है ना, सिरका वगैरह में, ठीक है ना। तो ये होते हैं दुर्बल, जो हम नॉर्मली डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं वो दुर्बल, और जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं वो होते हैं प्रबल, ठीक है ना। याद रखने का आसान तरीका, ठीक है। अगला देखते हैं कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग लिखिए। तो देखिए इसका उपयोग तो एक तो अग्निरोधक सामान बनाने में, वायुरोधी प्रयोगशाला बनाने में किया जाता है, ठीक है। मूर्ति, खिलौने, चौक, सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, और दांत लगवाने के लिए सांचे होते हैं वो बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इनको। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनना तय है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला अपने क्या है कि गुणधर्म, ये अपने यहाँ पे धातु और अधातु है, उनके गुणधर्म और उनके अपवाद, अपवाद है वो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। धात्विक चमक, देखिए जो अपने धातु होते हैं उनमें चमक होती है, ठीक है, अधातु में नहीं होती। लेकिन एक ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों ऐसे हैं जिनमें चमक होती है, विशेष तौर से आयोडीन, याद रखिएगा कि आयोडीन में चमक होती है, लेकिन ये होता अधातु है, क्योंकि ये गुण इसका नहीं है इसलिए अपवाद में आता है, क्योंकि ये गुण इन लोगों का है, किनका, धातुओं का, ठीक है। दूसरा कठोरता, तो देखिए धातु सारे बहुत कठोर होते हैं, लेकिन ये सोडियम पोटेशियम है ना, ये चाकू से कट जाते हैं, ठीक है। तो ये अपवाद हो गए जो कि कठोर नहीं होते हैं। और अधातु का गुण होता है कि ये कठोर नहीं होते हैं, लेकिन हीरा इनमें अपवाद आ गया क्योंकि हीरा कठोर होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। आघात वर्धन्यता, यानी चादर बन जाते हैं इनको पीट पीट के, लेकिन जिंक, एंटीमनी, आर्सेनिक इनकी नहीं बनती है, ठीक है। ये भंगुर होते हैं, भंगुर मतलब इनको थोड़ा सा पीटो टूट जाते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए तन्यता, यानी तानने का गुण, ठीक है। इसमें आपसे सीधे अंतर पूछ सकते हैं, ये अपवाद वाले भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तन्यता, तो तन्यता प्रदर्शित करते हैं ये, ठीक है, और ये प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है ना, लेकिन कार्बन फाइबर के रूप में यूज होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चालकता,
ये धातु जो भी होते हैं ना सब विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़ दें तो ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट में विद्युत का चालन करने का गुण पाया जाता है, ठीक है ना, ये अपवाद है, ठीक है। फिर अवस्था, ये ठोस होते हैं, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, लेकिन द्रव बाकी कोई धातु नहीं होता है, ये एक पारा ही है जो द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। ये ठोस द्रव गैस तीनों में हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर घनत्व, इनके घनत्व उच्च होते हैं लेकिन सोडियम पोटेशियम के नहीं होते हैं। इनके घनत्व कम होते हैं लेकिन हीरा का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये अपने क्वंतनांक और घनत्व इसका जो होता है अधिक गैलियम सीजियम के अलावा, और यहाँ पे कम होता है कार्बन के अलावा, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से समझिएगा इसको। आपसे पूछ सकते हैं कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है, तो देखिए सोडियम और पोटेशियम दोनों ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है ना, और बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करते हैं। और कैल्शियम जो होता है ये ठंडे जल से धीमी अभिक्रिया करता है। कौन, कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा लेकिन कैसी, धीमी अभिक्रिया। फिर अपने मैग्नीशियम, ये शीतल जल से अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करता परंतु गर्म पानी से ये कर लेता है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम किससे, गर्म से करेगा, कैल्शियम किससे, ठंडे से करेगा लेकिन धीरे धीरे, लेकिन सोडियम पोटेशियम ठंडे पानी में तेजी से अभिक्रिया करते हैं। एल्यूमिनियम आयरन हम जानते हैं ये ठंडे गर्म से नहीं बल्कि भाप से अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि अपने ना जल वाष्प, तो उनसे अभिक्रिया कर लेते हैं ये। फिर जिंक है, अपने जिंक है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है ना। और फिर ये तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन आपको सिर्फ ऊपर वाले ये चार का ध्यान रखना है, ठीक है, अभिक्रियाशीलता के मामले में, ठीक है। अगला देखते हैं अपने उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे अपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये उभयधर्मी ऑक्साइड है जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटिनम सोना चांदी के आभूषण बनाने के लिए उपयोग करते हैं, पर क्यों। कारण है कि एक तो ये अत्यंत क्षीण अभिक्रियाशील होते हैं, मतलब अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए इनका संक्षारण नहीं होता है और इनमें तन्यता होती है, ठीक है ना, और इसी कारण इनसे हम आभूषण बनाते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर क्यों रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अति अभिक्रियाशील होते हैं, मतलब बहुत ही तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं। वायुमंडल में नमी के साथ कर सकते हैं, पानी से कर लेते हैं, इसलिए इनको कैरोसिन या तेल में डुबो के रखते हैं ताकि ये नमी के संपर्क में नहीं आए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात यानी लोहे की जो मिश्र धातु है उसका नहीं, कारण बताइए। तो देखिए किसका उपयोग कर रहे हैं हम, जल का टैंक बनाने में तांबे का कर रहे हैं लेकिन इस्पात का नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है, कारण है कि तांबा इस्पात से अधिक ऊष्मा का चालन करता है। कौन, तांबा ऊष्मा का क्या करता है, चालन बहुत तेजी से करता है, इसलिए गर्म पानी का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। इसलिए क्योंकि हमको तो टैंक जो है वो गर्म रखना है, तो तांबे के अंदर ऊष्मा चालन बहुत तेजी से होता है, इसलिए हम फिर तांबे का उपयोग करेंगे, इस्पात का नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं, अवश्य देखा होगा, ठीक है। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं। देखिए तांबे के बर्तन है खराब हो गए तो हम नींबू और इमली का रस डालते हैं उनमें या फिर कपड़े पे लगा के उनसे साफ करते हैं, तो ऐसा क्यों हो जाता है कि वो इनसे साफ हो जाते हैं। तो कारण देखिए कि तांबे के बर्तन पर क्षारकीय ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, कौन सी, क्षारकीय ऑक्साइड, और हमने इमली और नींबू क्या लिया है, अम्ल लिया है, और क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जल और लवण बनाते हैं, ठीक है ना, उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो देखिए तो वे मलिन हो जाते हैं ना, तो नींबू और इमली ये खट्टे जो होते हैं हल्का सा अम्ल होता है जो क्षारकीय परत से अभिक्रिया करके उन्हें उदासीन कर देता है और उनको हटा देता है और वे बर्तन चमकने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे, ठीक है ना। मतलब आपको तो इतना ही ध्यान रखना क्योंकि ये होते हैं अम्ल, और तांबे के ऊपर जो ऑक्साइड की परत जमा हो रखी होती है वो क्या होती है, अपने क्षारकीय, जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण की क्रिया होती है, ठीक है, और जिससे सफाई हो जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुओं ऑक्साइड बनाती है, समीकरण दीजिए। एक तो ये भाप के साथ आयरन का, ठीक है, तो भाप के साथ आयरन का क्या, ये अपना आयरन है, भाप यानी जल, ठीक है ना, H2O, तो क्या बना, एक अपने फेरस ऑक्साइड बना और एक बना हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो ये आपको अभिक्रिया याद रख लेनी है। फिर जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की, तो कैल्शियम की देख लीजिए यहाँ पे,
जल के साथ अगर हमने कैल्शियम की करवाई तो कैल्शियम अपने वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्या अपने गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, वर्जन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनमें सीधा सा आपको अंतर भी पूछा जा सकता है कि वर्जन में और निस्तापन में अंतर क्या है। तो ऐसे याद रखिए कि वर्जन जो है, वर्जन क्या होगा, सल्फाइड अयस्क होंगे, इसमें वायु की उपस्थिति होगी, अधिक तापमान, दोनों पे तापमान दोनों में अधिक होगा। देखिए कॉमन चीज देखिए, तापमान अधिक है, तापमान अधिक है, यहाँ पे वायु की उपस्थिति में है, ये सीमित वायु में है। तो याद कैसे रखें, भूल जाएंगे तो याद ऐसे रखिए, बर्जन यानी रोस्टिंग, रोस्टिंग यानी पकाना, बर्जन यानी भूनना, हिंदी में याद रखिए भूनना। तो जब हम घर में कुछ भूनते हैं तवे पे तो हम हवा कम थोड़ी करते हैं, कुछ इधर उधर रसोई को बंद करके ऐसा कुछ नहीं करते हैं ना। तो बर्जन मतलब हवा की उपस्थिति में, तो वायु की उपस्थिति में। और निस्तापन हम घरों में नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, वायु सीमित, लैब में करते तो वायु सीमित होती है, लिमिटेड एयर होती है वहाँ पे। ठीक है ना। और ये जो बर्जन होता है ये सल्फाइड अयस्क पे होता है, और जो निस्तापन होता है कार्बोनेट अयस्क पे होता है। ठीक है, तापमान दोनों में अधिक होता है, और ये ऑक्साइड, दोनों में ऑक्साइड ही बनते हैं। ठीक है ना, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो क्या परिभाषा होगी, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसको बर्जन। और कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक तापमान पर गर्म करने पर ऑक्साइड बन जाते हैं, इसको निस्तापन कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, एक यौगिक एवं एल्यूमिनियम का प्रयोग रेल लाइन को जोड़ने के काम में लाया जाता है, तो उस एक्स यौगिक की पहचान करिए। तो वो यौगिक होगा अपने कौन सा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3। ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम के साथ हम किसका उपयोग करते हैं, Fe2O3 का उपयोग करते हैं, जिससे रेल लाइनों में जो दरारें आती हैं उनको जोड़ के भरते हैं। इस अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है। और इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, तो ये रहा समीकरण। तो याद कैसे रखेंगे कि एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जब हम आयरन ऑक्साइड से करवाते हैं, ठीक है ना, तो आयरन अलग हो जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, इसी को हम कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया इस्तेमाल कहाँ करते हैं, रेलवे लाइन में जो दरारें आ जाती हैं उनको भरने के लिए। ठीक है ना। इसके बाद में जो अपना इस चैप्टर का जो है लास्ट पॉइंट है वो देखिए कि आपसे सोडियम क्लोराइड का निर्माण पूछ सकते हैं या मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण पूछ सकते हैं। बस आप समझ लीजिए, फिर दिक्कत ही नहीं होगी। तो देखिए अपने सोडियम नंबर आता है 11 पे, तो इसकी संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन होंगे संयोजी 2, 8 और 1। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करना है, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट फुल करना, अष्टक पूर्ण करना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ देगा, लेकिन सामने लेने वाला चाहिए। तो हमसे बोला कि एक तो सोडियम है और एक क्लोराइड यानी Cl है, लेकिन इस क्लोरीन, इसका सोडियम का हमने कितना लिखा कि 2, 8 और 1, और क्लोरीन होता है अपने, क्लोरीन होता है 2, 8, 7। अब देखिए इसको अपने 8 करने के लिए 7 लाना मुश्किल है, तो ये 7 के पास 1 को भेज देगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्या इसको एक एक्स्ट्रा है भेजना है, इसको एक चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में कॉम्बिनेशन आराम से हो जाएगा और NaCl बन जाएगा। अब देखिए प्रोसेस यहाँ पे, अपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2, 8 पूरा हो जाएगा, सोडियम धनायन बन जाएगा। और ये जो है अपने इसमें 7 है यहाँ लास्ट में, ठीक है, तो इसको 8 करना है, तो एक क्लोरीन इसको चाहिए होगा, क्लोरीन मतलब इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, सोडियम का एक डॉट बना दिया और क्लोरीन के सारे हमने एक्स बना के यहाँ पे डॉट को भेज देंगे, और इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। ठीक है ना। और ऐसा कैसा हम मैग्नीशियम में करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि मैग्नीशियम आता है अपने कौन से नंबर पे, 12 नंबर पे, तो इसका हो गया 2, 8, 2। अब इसको यहाँ पे या तो ये 8 कर दे इधर, नहीं तो इन 2 को भेज दे। तो सामने 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी चाहिए, तो इन्होंने कहा आप है ना क्लोरीन क्लोराइड बनाइए Cl। तो एक क्लोरीन तो एक ही ले सकता है, तो हम यहाँ क्लोरीन कितने लेके आएंगे, 2 क्लोरीन लेके आएंगे, ये एक क्लोरीन और ये 2 क्लोरीन। ठीक है ना। अब इनका हम कॉम्बिनेशन करवाएंगे, तो इस प्रकार से हम अपने जो है मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट, एनोडीकरण क्या है। तो एनोडीकरण क्या है, देखिए एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया होती है, जिसमें वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, निर्माण हो जाता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट है, आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए। जो आयनिक यौगिक बनते हैं उनके 3 गुण लिखिए। तो पहला तो देखिए कि गलनांक और क्वंथनांक उच्च होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं, जल में आराम से घुल जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हमने अभी बात की Cl।
ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड होता है पानी में आराम से घुल जाता है, लेकिन जैसे कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ये केरोसिन में बिल्कुल नहीं घुलता, ठीक है ना। केरोसिन में कौन, ये जो सोडियम क्लोराइड जो घर में साधारण नमक होता है, ये अपने केरोसिन में नहीं घुलेगा और पानी में घुल जाएगा। और ये आयनिक यौगिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें आयनों का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया है इन्होंने, ठीक है। तो इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है अपना कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं के कोई 4 विभेद कीजिए। अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पे पूछा है, ठीक है। तो पहला देखिए, ये अपचायक होते हैं, ठीक है, और अधातुएं होती है उपचायक होती है, ठीक है। दूसरा देखिए, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, मतलब धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय होंगे और अधातुओं के ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होंगे। याद कैसे होगा कि अधातु और अम्लीय, मतलब अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे, ठीक है। फिर देखिए, ये अम्लों से अभिक्रिया करके प्रायः अपने हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, ठीक है, विस्थापित करते हैं, और ये अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं, अधातु अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। और ये धातु जब अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं और ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, मतलब अधातु जितने भी होते हैं इन सभी में इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा देने वाले होते हैं, धनात्मक होते हैं, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं अपने, एल्केन सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम और सूत्र लिखिए। तो एल्केन जिसमें एन लगा मतलब सिंगल बॉन्ड, तो वो होगा मैथेन, ठीक है ना, मैथेन। फिर एल्केन सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य और नाम सूत्र तो होगा एथीन, ठीक है। और अगर हमसे एल्काइन सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य पूछे तो होगा अपने C2H2 यानी एथाइन, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं अपने, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं और कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं इनमें, ठीक है। तो पता कर ही दें, देखते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध को हम सहसंयोजक आबंध कहते हैं, ठीक है। कैसे कैसे बनेंगे ये, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनेंगे, इलेक्ट्रॉनों का क्या आदान प्रदान करेंगे, साझेदारी करेंगे मतलब, ठीक है। और कार्बनिक यौगिक के मध्य सहसंयोजी आबंध होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो भी होते हैं उनके बीच में आबंध कैसे होते हैं, सहसंयोजी होते हैं, ठीक है ना, आयनिक बंध नहीं होते, ध्यान रखिएगा। आयनिक बंध में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं लिए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं और हक दोनों का बराबर होता है, उसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध, ठीक है ना, संयोजन से बनते हैं। फिर है हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, इसमें एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, C2H6, ठीक है ना, एथेन मैथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है ना, ये सारे एथीन मैथीन प्रोपेन ब्यूटेन ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन क्या होते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एकल सहसंयोजी बंध होते हैं, कितने, एकल बंध ही होगा बीच में, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक से अधिक यानी या तो द्विबंध होते हैं या त्रिबंध होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अगली परिभाषा अपने, एल्केन एल्कीन एल्काइन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, एल्केन क्या होते हैं, जिनमें सभी एकल बंध होते हैं, मतलब इनमें द्वि और त्रिबंध नहीं आता, उन्हें हम एक एल्केन कहते हैं। और एल्कीन क्या होता है, जिसके अंदर कम से कम एक द्विबंध होना चाहिए, बाकी एकल बंध भी हो सकता है, द्विबंध एक द्विबंध जरूर होना चाहिए, त्रिबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और एल्कीन क्या होता है, कम से कम एक त्रिबंध होना ही चाहिए, कहने का मतलब बाद में द्विबंध भी हो सकता है एकल बंध भी हो सकता है, लेकिन एक त्रिबंध होना आवश्यक है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, कार्बन के कोई दो गुण धर्म लिखे जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो एक तो चतुः संयोजकता होती है, ठीक है ना, और दूसरा श्रृंखलन की क्षमता है इनकी, ठीक है, श्रृंखला लंबी लंबी चैन के रूप में पाए जाते हैं। और चतुः संयोजकता 4 अन्य पदार्थों को अपने साथ जोड़ने का हुनर रखते हैं ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपने, हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए, क्या इसका यूज करते हैं उद्योग में, ठीक है ना। तो देखिए, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को से संयुक्त होकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या कुछ उत्प्रेरक होंगे, ठीक है, उसमें अपने हाइड्रोजन जो होगा वो अपने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा, उसे ही हम कहेंगे हाइड्रोजनीकरण, ठीक है ना। और इसका यूज कहाँ करते हैं, उसमें उत्प्रेरक कौन हो सकता है, निकल है, पैलेडियम है, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। और ये वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने के काम आता है,
ठीक है, डालडा हो गया, ऐसे कुछ जो घी आते हैं मार्केट में, वो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये औद्योगिक अनुप्रयोग इनका हो गया। अगला देखते हैं, समावयवी और समावयवता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए क्या होता है, जब एक ही अणुसूत्र द्वारा दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे कार्बनिक यौगिक समावयी यौगिक तथा उनका यह गुण समावयवता कहलाता है। कहने का मतलब क्या, एक ही गुण सूत्र से आप दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों को दिखा रहे हैं, अणुसूत्र एक ही है, कार्बनिक यौगिक ज्यादा है, उसको हम कहते हैं समवाय। ठीक है ना। अगला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे कि क्रियात्मक समूह यानी अभिक्रियाशील या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, इनके 4 उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए, किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणु का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, उसे हम प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, कैसे, वापस समझिएगा क्या, कि कार्बनिक यौगिक का एक ऐसा परमाणु या समूह जो उसके अभिलाक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी होगा, क्या होगा, उसके गुणों को उत्तरदायी करेगा, उनके गुणों के लिए जिम्मेदार होगा, उसको हम कहते हैं क्रियाशील समूह। ठीक है, अब इनके उदाहरण देखिए, यहाँ से आप उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये नहीं तो यहाँ देखिए आराम से, अपने क्लोरोब्रोमोआइड जिसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले अल्कोहल जो OH, जिसमें OH लगा होगा वहाँ पे पीछे लास्ट में ऑल लगेगा। ठीक है ना, और अल्कोहल पहला अपना क्रियात्मक समूह। दूसरा एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का ये रहेगा निशान। ठीक है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्डिहाइड के लिए क्या प्रतीक चिन्ह होंगे, तो ये वाला, ये और ऑप्शन में आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है ना, फिर एक कीटोन। कीटोन की एक बात खास याद रखना कि कीटोन है ना, कभी किनारे पे नहीं होता। बस, कीटोन कहाँ नहीं होता, किनारे। कीटोन हमेशा बीच में मिलेगा। तो आपसे मान लीजिए 4 फॉर्मूले दे दिए और उनमें पूछ लेंगे कीटोन कौन सा है, तो ध्यान रखिए कंफ्यूजन तो हो गई, क्योंकि आपके पास O मिल जाएंगे, आपको हर फॉर्मूले मिल जाएगा, इसमें O है, इसमें सभी में O है। ठीक है, H भी सभी में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो पहचान कैसे करेंगे कि कीटोन जो होता है ना, वो आपके आता है हमेशा बीच में आता है, मतलब एक कार्बन से पहले आएगा, चाहे एक हो दो हो, कार्बन से पहले रहेगा। ठीक है ना, और बाकी सब किनारे पे होते हैं। OS दिखा तो अल्कोहल लिख देंगे। ठीक है, CHO ये दिखा तो हम एल्डिहाइड कर देंगे। ठीक है, और इस प्रकार की संरचना दिखी तो हम उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल देंगे। ठीक है, इसके पीछे ओइक लगता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने, साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है ना, साबुन जब सफाई करता है ना, उसके मुख्य रूप से 2 भाग होता है। पहला लंबा हाइड्रोकार्बन वाला भाग, दूसरा जो होता है Na, मतलब लंबा हाइड्रोकार्बन वाला भाग होगा ना, उसको हम R से दिखाएंगे, दूसरा जो Na+ छोटा भाग होगा उसको हम इससे दिखाएंगे। ठीक है ना, इसमें जो लंबा भाग होगा वो जल विरागी होगा और दूसरा जो आयनिक अम्लीय सिरा जल रागी होगा। ठीक है, आयनिक अम्लीय सिरा होगा ना, वो क्या होगा, जल रागी, यानी जल में घुलने वाला होगा। जब गंदे पानी को साबुन के साथ मतलब घोला जाता है साबुन को पानी में, तो साबुन के अणु आयनिक भाग जल रागी होने के कारण जल में विलय हो जाते हैं, जबकि साबुन के अणु का दूसरा भाग जो जल विरागी होने के कारण तेल और ग्रीस वाले भाग से संलग्न हो जाता है। देखिए, एक जल विरागी है ना, वो पानी से नहीं जुड़ेगा, वो किससे जुड़ेगा, वो अपने जो तेल और ग्रीस की गंदगी है इसके साथ जुड़ जाएगा। और जो जल विरागी हो गया, जल रागी है, वो पानी के साथ जुड़ जाएगा। अब ऐसे जुड़ते ही जब हम कपड़ों को थोड़ा सा खंगालेंगे या रगड़ेंगे आपस में, तो ये गंदगी है वो उसको निकाल के पानी के साथ बाहर निकाल देगा। ठीक है ना, और इसके लिए आपको ये डायग्राम भी साथ में बना देना है, इधर जो बनाया हुआ आपने। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला इस प्रकार से। ठीक है, ये मिशेल संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है, मिशेल संरचना। ठीक है, इसको भी याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है ना, और इसमें ये होगा अपने जल रागी और ये होगा जल विरागी शिरा। ठीक है ना, जो डॉट वाला ये सारे जल रागी शिरे हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं, अपने को प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र और संरचना बतानी है। तो देखिए, पहला मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है ना, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अब कोई भी बता सकते हैं। ठीक है ना, पहले 4 बोले ना, तो मेथेन, एथेन, एथीन और एथाइन। ठीक है ना, इसमें देखिए, ये पहला है अपने जिसमें 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, जो हमने लगा दिए कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा एथेन, एथेन में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो इसमें भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, कार्बन अपने 2 है, हाइड्रोजन 4 है, जो हमने यहाँ पे आराम से लगा दिए। ध्यान रखिएगा यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, ये यहाँ पे कैसा है, डबल बॉन्ड है आपस में। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा।
अगला है अपने एथाइन। एथाइन में एक होता है अपने ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे अपने हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इसका याद रखिए, क्योंकि एथाइन इन लगा ना तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि इस दोनों कार्बन के पास चार चार इलेक्ट्रॉन, एक एक तो हाइड्रोजन को दे दिया और तीन तीन आपस में बांट लिए, ठीक है, तो कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, साबुन और अपमार्जक में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो देखिए साबुन क्या होते हैं, ये उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये एराइल या एल्काइल अम्लों की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम लवण होते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, साबुन जल में उपस्थित Ca और Mg के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाता है। कहने का मतलब ये जो है ना अविलेय पदार्थ नहीं बनाते, कौन, साबुन। जबकि अपमार्जक जल में उपस्थित Ca और Mg मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। साबुन कठोर जल के साथ अच्छे झाग नहीं देते, ये कठोर जल में काम नहीं करता, ठीक है, और ये कठोर जल के साथ भी अच्छे झाग देता और सफाई कर देता है, ठीक है। और साबुन सामान्यतः कपड़े धोने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होते हैं, इनसे कपड़े नहीं स्नान किए जाते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। और जो अपमार्जक होते हैं कपड़े की धुलाई अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा कह सकते हैं हम, साबुन जो होते हैं ना अपने ये जैव निम्नीकरण होते हैं, मतलब प्रकृति में ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अपमार्जक जैव अनिम्नीकरण है, मतलब प्रकृति में इनका प्रभाव बना रहता है और ये नुकसानदेह होते हैं अपने प्रकृति को, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखिएगा कि एथेनॉल एथेनोइक में आपसे भौतिक और रासायनिक गुण धर्म पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अंतर देखिए एथेनॉल और एथेनोइक में, ठीक है, ओइक लग गया मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, ऑल लग गया मतलब इसमें एल्कोहल है, ठीक है ना। अब देखिए ये रंगीन मीठी गंध तीक्ष्ण स्वाद वाला पदार्थ होता है, ठीक है, ये भौतिक है इसके गुण, ठीक है ना। ये रंगीन सिरके जैसे विशिष्ट गंध आती है, स्वाद में ये खट्टा होता है, ठीक है ना। और इसका क्वथनांक होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस या 351 केल्विन बोल सकते हैं, ठीक है। केल्विन में 351 होगा और डिग्री सेल्सियस में 78 होगा, और ये 118 डिग्री सेल्सियस और 391 केल्विन होता है, ठीक है। और इनका और क्या काम होता है, ये उदासीन प्रकृति होती है इनकी, लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनका, ठीक है, ये उदासीन होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं अम्लीय प्रकृति होती है इनकी, एथेनोइक ओइक अम्ल होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है, ये इनका रासायनिक गुण हो गया। अगला देखते हैं अपने कि ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि ये अभिक्रिया करते हैं और CO गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है ना। फिर ये सार्कों से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो अपने अल्कोहल होते हैं, एथेनॉल हो गया, ये सार्क से कोई अभिक्रिया नहीं करता, ये जल और लवण बनाते हैं उनके साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद अम्ल है, ठीक है ना, एथेनोइक अम्ल है अपने, तो ये सार्कों से अभिक्रिया करेगा, अम्ल और क्षार मिलकर जल और लवण बनाएंगे, ठीक है ना। और ये कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया करके मृदु गंध वाले एस्टर बनाते हैं, एस्टर बनाने में इनका उपयोग होता है और एस्टर बनाने में इनका भी होता है, ठीक है। तो दोनों मिलके मतलब ये और ये दोनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं, एस्टर बनाती हैं, और इसी को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन यानी एस्टरीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, जिसमें साइक्लोहेक्सेन की आपको संरचना आनी चाहिए, ठीक है। साइक्लो में हेक्सेन में कितने अपने, यहाँ पे देखिए कार्बन है 6 कार्बन, ठीक है, और उनको साइक्लो मतलब एक सर्कल के रूप में आपको दिखाना है, ठीक है, जिसमें आपको कंकाल, ये वाला कंकाल कार्बन कंकाल कहलाएगा, और ये संपूर्ण अणु है, ठीक है, जिसमें एक कार्बन के साथ अपने कितने 2 हाइड्रोजन जुड़ रखे हैं, ठीक है ना। और अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने चक्रीय बेंजीन की चक्रीय संरचना है, ये याद रखिएगा, बेंजीन का सूत्र भी पूछ सकते हैं C6H6, और ये आपको याद रखना है, ये तो बड़ा ही आसान है याद करने का। क्या तरीका कि C6 बेंजीन क्या होता है, कार्बन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये नीचे 6, ठीक है, 6 कार्बन वापस 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने लगने हैं इनके साथ, 6 ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर, ये इधर बना दिया, मतलब ये हाइड्रोजन लग गया है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके साथ देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड तो यहाँ सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड तो यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड तो यहाँ सिंगल, ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, आगे देखिए अपने एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, इनके संरचना सूत्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए एथेनोइक, इसका मतलब इसमें ओइक जुड़ा है, ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। तो ओइक ग्रुप लग गया, क्रियात्मक समूह कौन सा हो गया अपने, ठीक है ना। तो अब इसको बनाने का तरीका, तो आपको पहले तो उसका आना चाहिए सूत्र, ठीक है ना। एथेनोइक होता क्या है, CH3COOH, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए
अपने यहाँ पे हमने लगा दिया है, क्योंकि एथेनोइक है मतलब मैथ एथ कार्बन दो ही होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये दो कार्बन बना दिए, ठीक है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ इधर जुड़ा हुआ है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है क्योंकि ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ, और इधर इसके साथ जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन के पास दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया, इधर एक कार्बन के साथ बांट लिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपने एथेनोइक। फिर है ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमो बोला मतलब इसमें क्रियात्मक समूह क्या होगा, Br होगा, ब्रोमो, ठीक है ना। और ये हमेशा लास्ट में लगते हैं, नाम में इनको पहले लिखा जाता है लेकिन लगते हैं हमेशा, जुड़ते हैं हमेशा लास्ट में, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ये, ठीक है ना। तो देखिए C5H11Br, ठीक है ना। तो कार्बन लिखेंगे 5, हाइड्रोजन जोड़ देंगे 11, तो देखिए कार्बन 5 है और 11 हमने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए, और लास्ट में इधर लगा दिया अपने Br, ब्रोमो, ठीक है ना। तो ये बन गया ब्रोमो पेंटेन, ठीक है ना। नाम याद कैसे होगा, ये तो बड़ा आसान काम है, ठीक है ना। जैसे ही मैथ एथ प्रूफ ब्यूट पेंट, ठीक है ना। तो पेंट सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंट एन बन गया, और साथ में कौन जुड़ा है, Br, ब्रोमो, तो ब्रोमो पेंटेन इसका नाम हो गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने ब्यूटेनॉन, ठीक है। अब इसमें नॉन जुड़ा है पीछे, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें कीटोन जुड़ेगा, ठीक है ना। कीटोन और कीटोन हमेशा बीच में होता है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, इधर अपने है ये है, और यहाँ पे बीच में कीटोन लगा दिया इसके, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके संरचना सूत्र इस प्रकार से आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। ये अगर पूरा हम ये शॉर्ट में लिखा है आपने, और इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। जिसमें ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन इधर लगा दिए, ठीक है, इसके साथ ये लगा दिए इधर, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है वो हमने यहाँ लगा दिए, ठीक है ना, यह पर, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। फिर है हेक्सेनल, ठीक है ना। हेक्सेनेल, एल पीछे एल लगा है, ठीक है ना। तो इसको भी इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर अपने पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है एक और, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको याद रखना पड़ेगा कि एथेनॉल से हम एथेनोइक अम्ल में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, और ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसको क्यों बोलते हैं। कारण इसका सुनिए, एथेनॉल से एथेनोइक अभिक्रिया को हम परिवर्तित कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन अभी 2 हो गए, इधर कौन था, 1, तो इसी कारण ऑक्सीकरण बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। और इसमें क्या होते हैं अपने ऑक्सीकारक होते हैं, ये याद रख लीजिएगा। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं अपने ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2 पोटेशियम परमैंगनेट, ये हो गया, ये पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, और ये अपने पोटेशियम क्रोमियम ऑक्साइड, ऐसा कुछ इसका नाम है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको ऑक्सीकारक के रूप में याद रखने हैं, ठीक है, जो कि क्या करेगा, एथेनॉल को किस में बदल देगा, अपने एथेनोइक में बदल देगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, लास्ट है, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम ऊपर इसके बारे में बात भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, उत्प्रेरक मतलब पैलेडियम और निकल की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देते हैं तो उसको हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए उपयोग ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। क्या, ये असंतृप्त था, हमने संतृप्त बना दिया है, ठीक है ना। उपयोग करते हैं वनस्पति घी बनाने के लिए, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी इसी से बनता है। ये हमने वनस्पति तेल लिया, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, निकल अपने पास उत्प्रेरक है, 473 केल्विन टेम्परेचर है, और वनस्पति घी बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के ये आपको तैयार कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको इतने बड़े वीडियो तो बनेंगे, क्योंकि आपको अगर नंबर ज़्यादा लाने हैं और बेहतर लाने हैं तो आपको वीडियो, बड़े बड़े वीडियो देखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए जिसमें हम बायोलॉजी की बात करेंगे, जिसमें अपने जितने भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।